हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्ट शुरू करने से पहले गाइस, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मेरा जो पहला वाला चैनल था एशियन ड्रामा लवर वाला, उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो कहा था कि वो 14 को डिसेबल हो जाएगा। तो मेरे पास एक्चुअली यूट्यूब की तरफ से मेल आया था, लेजिन के कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से मेरा चैनल 7 डेज़ के अंदर डिसेबल हो जाएगा। 7 डेज़ यानी कि 14 तारीख को उसे, और साथ में इंडियन फूजोशी वाले चैनल को भी डिसेबल होना था, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड थे, मैंने आपको बताया था। लेकिन फ़िलहाल दोनों ही चैनल बिल्कुल सेफ़ हैं। मुझे नहीं पता कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ कभी-कभी समझ ही नहीं आती। लेकिन फ़िलहाल मैं अप्रैल तक का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अप्रैल में 3 महीने हो जाएँगे स्ट्राइक्स को, और 3 महीने के बाद स्ट्राइक्स अपने आप ही हट जाती हैं। तो अगर अप्रैल तक भी इस चैनल को कुछ नहीं होता है, तो ये चैनल मुझे वापस मिल जाएगा यार। तो बस मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि अब तक कुछ नहीं हुआ है चैनल को, तो अब भी ना हो और ये मुझे वापस मिल जाए। इसीलिए मैं फ़िलहाल मेन चैनल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ और अपने न्यू चैनल्स पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट चैनल की जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैन चचैन ने सारी बातें बता दी थी वांगजी और लैन क्लैन एल्डर्स के बीच में जो भी हुई थी। सब कुछ सुन लेने के बाद भी वियिंग के पास अब शब्द नहीं थे कि वो लैन चचैन से क्या कहे, और वो सिर झुकाए ऐसे ही खड़ा था। लैंचुचैन वियिंग से कहता है, आशियन, वांगजी जब बच्चा था तो उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, क्या तुम सुनना चाहोगे? वियिंग अपनी टीयरी आइज से मुस्कुराते हुए कहता है, यस जेवुजुन, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वांगजी और लैंचुचैन बहुत छोटे थे तो चिंगेनजुन काफ़ी सारी गोल्ड फिशेस को एक मार्केट से लेकर आया था। उन सारी गोल्ड फिशेस में से दो गोल्ड फिश ऐसी थी जो बहुत कमज़ोर थी। उन दोनों गोल्ड फिशेस को चिंगेनजुन ने दो अलग अलग टैंक में रखकर एक टैंक शिचैन को दिया और एक टैंक वांगजी को, और उन्हें कहा कि अब इन फिशेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों की होगी। चिंगेनजुन उनसे कहता है कि फिश सेलर ने कहा है इन फिशेस को दिन में केवल 3 पीसेस ऑफ फूड ही डालना है। दोनों ने अपने फिशेस बॉल को उस घर के आंगन में रखा था जहाँ उनकी माँ रहती थी, क्योंकि उनकी माँ अपने बच्चों से महीने में एक बार ही मिल सकती थी। फिर भी वो दूर से ही उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। वांगजी अपनी फिश को हमेशा 3 पीसेस ऑफ फूड ही डाला करता था, जैसा कि उसे बताया गया था। वहीं लैंचचैन अपनी फिश को 4 पीसेस ऑफ फूड डाला करता था। वांगजी ने जब ये देखा तो उसने चिंगेनजुन से कहा, फादर, ब्रदर ने रूल्स को तोड़ा है। आपने 3 पीसेस ऑफ फूड के लिए कहा था, तो ब्रदर 4 पीस कैसे डाल सकते हैं? जिस तरह हमारे क्लैन में 3 बाउल्स ऑफ राइस ही अलाउड है, इस तरह फिशेस के लिए भी 3 पीस ऑफ फूड ही अलाउड है। लैंचचैन कहता है, फादर, मैंने उसे 4 पीस इसलिए डाले थे क्योंकि आपने देखा कि वो फिश इतनी कमज़ोर है। वो बाकी सारे फिशेस के साथ जब टैंक में रहती थी तो उसे सब बुली किया करते थे। अगर हम उससे ज़्यादा फूड डालेंगे तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और उसे कोई बुली नहीं करेगा। मैंने ठीक किया ना फादर? वांगजी कहता है, ब्रदर, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है, हम ऐसे नहीं कर सकते। चिंगेनजुन अपने दोनों बेटों को गोद में बिठाकर कहता है, वांगजी, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, तुम्हारा समझने का तरीका बस थोड़ा अलग है। ये सुनकर वियिंग कहता है, जेवुजुन, उसके बाद क्या हुआ? शिचैन कहता है, उसके बाद वही हुआ जो होना था। वांगजी ने अपना तरीका कभी नहीं बदला और वो हमेशा अपनी फिश को 3 पीस ही डाला करता था। मेरी फिश काफ़ी बड़ी हो गई थी और स्ट्रांग हो गई थी, जिस वजह से उसे बाकी सारी फिशेस के साथ टैंक में डाल दिया गया। लेकिन वांगजी अपनी फिश को हमेशा अकेले टैंक में ही रखता था। उसे फिर भी नहीं लगता था कि वो कुछ गलत कर रहा है और उस फिश को 3 पीस ही खिलाया करता था। एक दिन चिंगेनजुन उससे कहता है, वांगजी, ये फिश अपने पार्टनर्स के बिना कितनी लोनली है। तो वांगजी उससे कहता है, नहीं फादर, ये लोनली नहीं है। ये सुनने के बाद विंग को कुछ याद आता है। लैंचचैन उससे कहता है, आशियन, तुम उस समय थोड़े ना थे, तुम्हें ये सब कैसे पता हो सकता है? विंग कहता है, जेवुजुन, मैं वहाँ था। और तभी वो अपने सेंटेंस को करेक्ट करते हुए कहता है, मेरा मतलब, मैं सपने में वहाँ था। शिचैन कहता है, कैसा सपना? विंग उससे कहता है, जेवुजुन, उस दिन मैं गलती से आपकी मदर के घर पर सो गया था, तब मुझे एक सपना आया था। फ्लैशबैक में हमें सपने में दिखाया जाता है वियिंग उसी जगह था जहां वांगजी अपनी फिश के टैंक को रखा करता था। वांगजी के वहां से जाने के बाद वियिंग चुपके से वहां आया और उसने वांगजी की फिश के लिए 2 पीस और डाल दिया।
तभी उस घर से वाइट ड्रेस पहनी हुई एक लेडी बाहर निकलती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी। विंग को लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा। फिश फूड बैग को वहीं छोड़कर वो वहां से भागने लगता है। एक लड़का जो वाइट यूनिफॉर्म में था उससे कहता है भागो मत, ये रूल्स के खिलाफ है। विंग जो कि भागते भागते गिर गया था वो अपनी कमर को सहलाते हुए कहता है तुम कौन हो। विंग देखता है कि उस बच्चे के माथे पर एक इंटरेस्टिंग सा फोरहेड रिबन बंधा हुआ था। वो बच्चा विंग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है तुमने रूल्स को तोड़ा है, अभी के अभी मेरे साथ पनिशमेंट के लिए चलो। वांगजी जब उसे वहां से पकड़कर ले जाने लगता है उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। विंग उससे कहता है मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वो जैसे ही उसके पास जाता है उसका फोरहेड रिबन खींच देता है। वांगजी गुस्से में कहता है ये क्या तरीका है, क्या तुम्हें नहीं पता कि फोरहेड रिबन को ऐसे ही टच नहीं किया जा सकता? क्या तुम लैंड फैमिली से हो? विंग बिना कुछ सोचे समझे उससे कह देता है हाँ मैं लैंड फैमिली से हूँ। तो वांगजी उससे कहता है फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि डेस्टिन्ड पर्सन ही फोरहेड रिबन को टच कर सकता है। वही कहता है यस मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा डेस्टिन्ड पर्सन होने वाला हूँ। मैं वो पहला इंसान हूँ ना जिसने तुम्हारे फोरहेड रिबन को टच किया। वांगजी उसे हाँ कर देता है तो वेइंग कहता है इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हारा डेस्टिन्ड पर्सन हूँ, फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। और वेइंग ने उसका फोरहेड रिबन एक नई स्टाइल में ही बांध दिया था। उस दिन वांगजी उसी स्टाइल में पूरे लैन क्लैन में घूम रहा था। लैन चिरैन गुस्से में उससे पूछता है इस तरह फोरहेड रिबन किसने बांधा है? तो वांगजी उसे कहता है मेरे डेस्टिन्ड पर्सन ने बांधा है अंकल। लैन चिरैन को समझ नहीं आता कि ये किस डेस्टिन्ड पर्सन की बात कर रहा है, पर वो वांगजी से गुस्से में कहता है फ्यूचर में तुम कभी भी उस बच्चे के साथ नहीं खेल सकते जिसकी भी तुम बात कर रहे हो। दूसरी तरफ बाकी लैंड मेंबर्स को वांगजी उस फोरहेड रिबन स्टाइल में बहुत क्यूट लग रहा था। अगले दिन जब वांगजी वापस अपनी फिश को फूड खिलाने के लिए आता है वो अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ के पास वेइंग ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। वांगजी उसे देखकर गुस्से में कहता है तुम यहाँ हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने कहा कि तुम लैंड फैमिली से हो, तुम मेरे डेस्टिन्ड पर्सन हो। वही कहता है लेकिन मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा, मैं सच में लैंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारा डेस्टिन्ड पर्सन भी होने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो वांगजी की फिश को फूड डाल रहा था तो वांगजी उससे कहता है फालतू बातें मत करो और मेरी फिश से दूर रहो, उसको फूड सिर्फ मैं डालूंगा, वो मेरी है। तभी वेइंग कहता है जो तुम्हारा है वो मेरा भी तो है, मैं भी इसे फूड डालूंगा। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वांगजी की मदर कहती है तुम दोनों लड़ो मत, वांगजी फ्यूचर में तुम दोनों को साथ मिलकर इस फिश का ध्यान रखना है। अपनी मदर के वर्ड्स पर वांगजी बिल्कुल स्पीचलेस था और आगे कुछ नहीं कह पाया। फ्लैशबैक खत्म होता है। सब कुछ सुन लेने के बाद विंग सीधा वांगजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वांगजी युनमग क्लान के गेस्ट रूम में रुका हुआ था और बात ले रहा था। वो युनमग में ज़रूर था लेकिन अभी भी वो अपना शेड्यूल क्लाउड रिसेस वाला ही फॉलो कर रहा था। जब विंग विंडो के पास से गुजर रहा था तो उसने पानी गिरने की आवाज़ें सुनी। विंडो के थ्रू उसने देखने का सोचा लेकिन स्क्रीन की वजह से वो कुछ नहीं देख पा रहा था। विंडो के पास ही टेबल पर वाइट कलर के कपड़े रखे हुए थे। वहीं वहां जाकर उन कपड़ों को अपने हाथ में ले लेता है पर सडनली उसका सिर विंडो पर लग जाता है। अचानक से पानी की आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। विंग जानबूझकर बिल्ली की आवाज़ निकालने लगता है। 2-3 बार ऐसा ही करने पर पानी की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो जाती है। विंग अब वांगजी के कपड़ों को स्मेल करने लगता है। उसकी सैंडलवुड स्मेल उसे दीवाना बना रही थी। कुछ समय बाद जैसे ही वो उन कपड़ों को वापस टेबल पर रखता है उन कपड़ों से सिल्क का एक हैंकरचीफ नीचे गिरता है जिस पर 2 रफ एम्ब्रॉयडरी से बने हुए फिगर्स थे जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग को याद आता है कि ये उसी का हैंकरचीफ था जो क्लाउड रिसेस में रह गया था। ये हैंकरचीफ उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता था, इसलिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन ये वांगजी के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसने अपने साथ रखा हुआ था। ये हैंकरचीफ उसके कपड़ों से निकला, इसका मतलब वांगजी हमेशा अपने साथ इस हैंकरचीफ को रखता था। विंग उस हैंकरचीफ को देखता है तो उस पर एक सिलवट भी नहीं आई थी। वो पूरी तरीके से क्लीन था जैसे बिल्कुल नया हो। विंग उस हैंकरचीफ को अपने हाथ में लेकर कहता है लंजा तुम हमेशा ऐसे क्यों रहे हो, एक शब्द भी आज तक मुझसे नहीं कहा। जब हम साथ होते थे मैं तुम्हें किस करता था, हक करता था, हमेशा तुमसे कहता था लंजा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर तुमने कभी मेरा कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे फोरहेड पे किस करते थे और हमारी कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म हो जाती थी।
तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से भी मैं कभी नहीं समझ पाया कि तुम्हारे दिल में क्या है, और मुझे कहीं न कहीं ये लगने लगा कि तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। मैंने डायरेक्टली कभी तुमसे नहीं पूछा क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा हूँ वो आंसर देने के लिए जो मैं सुनना चाहता हूँ। प्यार के मामले में तुम बहुत स्टूपिड हो लंजा। अगले दिन वेइंग ने कुछ सर्वेंट्स को कहते हुए सुना जो आपस में बातें कर रहे थे। सेकंड मास्टर लैंड का कहना है कि उनकी बहुत ज़रूरी चीज़ किसी कैट ने चुरा ली है। वो हर जगह उसे ढूंढते हुए फिर रहे हैं। वेइंग इस लड़ाई का अंत करना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी से कैसे बातें शुरू करे। उसने उस हैंकरचीफ पर एक और एम्ब्रॉयडरी की और उसे वापस रख दिया। एम्ब्रॉयडरी में उसने उस लड़के के ऊपर एक वाइट फोरहेड रिबन पहना दिया जिसे किस किया गया था। दूसरा लड़का जिसने किस किया था वो फोरहेड रिबन को छीन रहा था, और पास ही में एक बिग फैट फिश थी जो हैप्पीली स्विमिंग कर रही थी। वुइंग अब अपने रूम में बैठकर इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वांगजी उस हैंकरचिफ को देखेगा वो उसके पास वापस जरूर आएगा। वेइंग ने पूरे दिन इंतजार किया। लंच का समय हो गया था लेकिन अभी तक उसके दरवाजे पर कोई नहीं आया था। वेइंग को अब बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वांगजी के रूम में चला जाता है। वो अभी भी बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रहा था और म्याऊं म्याऊं कर रहा था जिससे वांगजी को पता ना चले। काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद वेइंग सोचने लगता है, क्या लंचा को मेरा वो हैंकरचीफ मिला भी या नहीं। कहीं कोई वाइल्ड कैट सच में तो उस हैंकरचीफ को नहीं ले गई, या फिर वो हवा के साथ उड़ तो नहीं गया। तभी पीछे से वांगजी वहां आता है। वेइंग को बिल्ली बना हुआ देखकर वांगजी एकदम शॉक्ड रह जाता है। वेइंग को भी अपने पोस्चर पर थोड़ा अजीब फील हो रहा था। वो तुरंत खड़ा होता है और वांगजी से कहता है, लंजा तुम भी यहाँ हो। मैंने अभी एक वाइल्ड कैट को यहाँ आते हुए देखा था, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, उसे पकड़ने के लिए। तभी वेइंग सोचता है कि उसे अपनी ये बचकानी हरकतें छोड़कर वांगजी से सारी बातें क्लियर करनी होंगी। वांगजी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है वेइंग, और वेइंग तुरंत कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा। वांगजी एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाता है। वेइंग तुरंत उसके कॉलर को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। उसकी आंखों में आंखें देते हुए कहता है, लंचा मैंने जो भी कुछ पहले कहा था वो सब बकवास था, वो सब झूठ था। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। प्लीज़ वो सब पर ध्यान मत देना, वो मैंने गुस्से में कहा था। सच तो ये है लंजा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी भर के लिए। मैं एक सेकंड, एक मिनट के लिए भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। अपने वर्ड्स कंप्लीट करने के बाद वुइंग एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं करता और वांगजी को टाइटली हक कर लेता है और उससे कहता है, लंजा मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वांगजी ने भी अब उसे बहुत टाइटली हक कर लिया था। अब वो अपने दोनों हाथों से वेइंग के चीक्स को पकड़ता है। वेइंग की आंखों में आंसू आने लगे थे। वांगजी उसके आंसुओं पर किस करता है। वेइंग अपने नॉटी हाथ से वांगजी के चेस्ट को टच कर रहा था। वो अपने हाथ को वांगजी के कपड़ों के अंदर ले जाता है और उसके सामने वही हैंकरचीफ दिखाता है जो खो गया था, और वो वांगजी से कहता है, तो सेकंड मास्टर लाइन ने मेरी हैंकरचीफ को इतने दिनों से चुरा कर रखा हुआ था। आपने कब से इसे चुरा कर रखा था सेकंड मास्टर लाइन? क्या बहुत पहले से ही आपके मन में मुझे लेकर डर्टी थॉट्स आने लगे थे? वांगजी उससे कहता है, इसे चोरी नहीं कहते, मुझे ये तुम्हारे रूम में मिला था। उस समय मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तो नेचुरली जो भी मैंने उस वक्त सोचा था वो इलीगल नहीं है। विंग फिर उसे छेड़ते हुए कहता है, उस समय तुमने सोचा होगा कि तुम मुझसे शादी करोगे, पर फिर भी तुम ऐसे थॉट्स तो मुझे लेकर नहीं रख सकते। मैंने तो नहीं डिसाइड किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मास्टरलैंड, तुमने अपने थॉट्स में शेमलेसली मेरे साथ क्या क्या किया है? मुझे किस किया है, हक किया है, या फिर कुछ और? लेकिन वांगजी सीरियसली उससे कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वुइंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। अपनी आर्म्स को उसके गले में डालते हुए कहता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ लिटिल स्टबन। मेरे सिखाए बिना तुम ये सब कभी भी नहीं कर पाओगे। किस करना तक तो तुम्हें मैंने सिखाया था। वो उसके चिन को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें मुझे अपना टीचर बुलाना चाहिए लंजा। वांगजी उसके नॉटी हैंड को फाइनली फोर्सफुली पकड़ता है और उसके लिप्स ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वेइंग कुछ नहीं कह पाता। काफ़ी समय तक किस करने के बाद जब वेइंग अलग होता है तो वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हारे किसिंग स्किल्स सच में बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। वांगजी उसे और भी टाइटली गले लगा लेता है और उसे किस करने लगता है। वेइंग भी उसके ईयर पर बाइट करने लगता है।
तभी विंग देखता है पास ही में एक फूड बॉक्स रखा हुआ था जो वांगजी उसके लिए लेकर आया था। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये फ़ैन फिक्शन भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट्स में मुझे और भी अपने अच्छे अच्छे से फ़ैनफ़िक रिकमेंडेशंस बताइएगा। हिस्टोरिकल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मॉडर्न फ़ैन फ़िक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर कंपैरिज़न किया जाए और पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे हिस्टोरिकल्स में ज़्यादा मज़ा आता है एक्सप्लेन करने में भी, क्योंकि उनको रीड करने पर मुझे पूरी अनटेम्ड वाली फीलिंग आती है। लेकिन आपके पास अगर मॉडर्न फ़ैनफ़िक हो ना तो वो भी मुझे रिकमेंड करना। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।